Okay, class, this is lecture number 40 of unit 4th and today's topic is inventory control. ठीक है, ये हमारा यूनिट 4th स्टार्ट हो रही है आज. यूनिट 5th लास्ट टॉपिक हमने खत्म कर लिया था. ये हमारी लास्ट यूनिट है इस सिलेबस ओआर की. इसमें हमारे दो पार्ट हैं बेसिकली. पहला पार्ट जो है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल और दूसरा पार्ट हमारा है सिमुलेशन. ठीक है, तो हम लोग फटाफट इसको खत्म करेंगे आज इन्वेंट्री को, आज एक कल में. और उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे हमारा सिमुलेशन मॉडल, और उसके बाद आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है बेटा सभी लोगों को? यस सर. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल, उससे पहले समझते हैं कि इन्वेंट्री क्या होता है. तो मुझे कोई बच्चा बताया इन्वेंट्री क्या होता है? मैं इसको पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को थर्ड ईयर में. जहाँ पे हम वो रखते हैं सर स्टॉक को अपने वेयर हाउस में. स्टॉक को रखते हैं वेयर हाउस में, बिल्कुल सही रॉ बात. मटेरियल रखते हैं सर उसमें. रॉ मटेरियल रखते हैं, वेरी गुड. तो पहला आपने बताया कि जहां हम लोग रॉ मटेरियल को रखते हैं, रॉ मटेरियल हो गया हमारा इन्वेंट्री बेसिकली, और जहां हम लोग इसे स्टोर में रखते हैं, बिल्कुल सही. और बताओ शिवा, आप बताओ कुछ. 2 पॉइंट बताया तनुज ने, तो ये सफिशिएंट है, बढ़िया बताया उन्होंने. लेकिन 2 वर्ड से हमारी जो है डेफिनेशन बन के निकल के आती है इन्वेंट्री की. सर एक ठीक तरह है, की डिटेल लिस्ट इन्वेंटरी. क्या क्या फिर से बोलना भाई. सर एक तरह से एक डिटेल लिस्ट. डिटेल लिस्ट, ओके. डिटेल लिस्ट बोला है इन्होंने, डिटेल लिस्ट. ठीक है, तो ये लिस्ट कैसी होगी भाई शिवा? डिटेल, जैसे जैसे घर का सारा फर्नीचर रोल ले लो, एक सारा टोटल. हाँ फर्नीचर ले लो, चलो ठीक है. चलो फर्नीचर तो खैर नहीं, मैं थोड़ा सा और उसको किचन में लेके जाऊंगा आपकी बात को. कि अगर हम लोग बात करें किचन की, तो किचन हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? मतलब इन्वेंट्री में सिंपल बात करूं तो हम लोग यूज करते हैं शुगर, ठीक है, चाय पत्ती यूज करते हैं. मतलब मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा, ठीक है. चाय, चीनी, चावल हो गए, राइस, ठीक है, और हमारी जो वेजिटेबल्स हैं ये हम लोग किचन में यूज करते हैं. ठीक है, तो अब समझते हैं ये इन्वेंट्री कैसे होती है. अब आपने मार्केट से शुगर लाए, ठीक है, आप शुगर लाए 10 kg, ठीक. उसको आपने एक बड़े बॉक्स में स्टोर करके रख दिया. उसमें आपकी 9 kg आ गई, और 1 kg आपने एक छोटे से बॉक्स में कर लिया, जिसको आप यूज करते हैं अपने चाय वगैरह या जहां भी आपको यूज करना है. तो जो ये आपका 9 kg है, ठीक है ना, दिस 9 kg शुगर इज योर इन्वेंट्री. ठीक है, ऐसे हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हमारे आते हैं, शुगर, चाय पत्ती हो गई, चावल हो गए, सब्जियां हो गई, जो हम लोग स्टॉक में रखते हैं. जैसे अपना स्टॉक हमारा क्या हो गया, फ्रिज हो गया यहाँ पे वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, और ये हमारे रखते हैं बॉक्सेस के अंदर. तो जो हमारा ये बॉक्स है 9 kg का, दिस इज माई इन्वेंट्री. ठीक है, तो यानी कि ये मेरा जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है जहां मैं इसको यूज कर रहा हूं, ये मेरी एक्चुअल प्रोसेसिंग हो रही है रॉ मटेरियल की. ये मेरा स्टॉक है, जैसे मैं तुमने बोला कि स्टोर, जो मैं स्टोर रखता हूँ यहाँ पे इस बॉक्स में. ठीक है, तो ये मेरी इन्वेंट्री है बेसिकली. ठीक है, अब इसमें बहुत सारे टर्म्स अभी आगे आने वाले हैं, तो उससे पहले बस हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि इन्वेंट्री होती क्या है. आई थिंक अब बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया होगा इन्वेंट्री का मतलब क्या है, इन्वेंट्री होती क्या है. ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, इनको हम लोग जहाँ स्टोर रखते हैं अपने किसी गोदाम में कहीं पे, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री, जो कि हमारी यूज होती है इनटू द प्रोडक्शन. ठीक है, इट मे बी ऑफ रॉ मटेरियल, ये बिल्कुल आपका रॉ मटेरियल हो सकता है, या फिर आपके सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हो सकते हैं. ठीक है, या फिर आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट भी इस कैटेगरी में आते हैं. तो अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, हमारे रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हमारी इन्वेंट्री में आते हैं. जैसे अगर फिनिश प्रोडक्ट की बात करूं, तो जो आपकी कार वगैरह का जो आप ऑर्डर देते हो ना, आप शोरूम पे गए, आपने ऑर्डर दिया कि मुझे एक कार परचेज करनी है, तो अगर उनके शोरूम में वो कार अवेलेबल होगी,
बात समझने की कोशिश करना। अगर वो कार उनके शोरूम में अवेलेबल होगी तो तुरंत आपका वो ऑर्डर फुलफिल कर देंगे, अगर नहीं होगी तो वो मंगवाएंगे। कहाँ से मंगवाएंगे? अपने ही गोदाम से कहीं मंगवाएंगे जहाँ उनका स्टोर होगा, तो उस स्टोर में वो कार होगी। तो अगर वो कार इनके स्टोर में है, यानी कि वो इनके इन्वेंट्री लेवल में है, तो आपका ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा। ठीक है भाई, इन्वेंट्री वर्ड समझ में आ गया, मतलब क्या इन्वेंट्री का है? पहली जो आपकी दिमाग में बनती है इमेज की रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं, हमारा सेमी फिनिश प्रोडक्ट भी होता है, हमारे फिनिश प्रोडक्ट भी आते हैं, इन सबको हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज, इन्वेंट्री का मतलब क्या है ये हमें क्लियर हो गया, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। अब जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो हमारा है इन्वेंट्री कंट्रोल, कि उस इन्वेंट्री को हम लोग कंट्रोल कैसे करें। ठीक है भाई, तो जो ओवरऑल हमारा एम होता है वो ये होता है कि जो हमारी इन्वेंट्री है वो बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पे रहे। अभी जो वर्ड मैं बोल रहा हूं ऑप्टिमम, ठीक है, इसका मतलब यही है कि ना तो बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा, यानी इन्वेंट्री ना बहुत कम हो जाए ना बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब एक ऑप्टिमम लेवल पे हमें इन्वेंट्री को लेकर चलना होता है। क्योंकि इससे जो रिलेटेड है बहुत सारी कॉस्ट भी होती है, जिन लोग आगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चेंज करेंगे, तो वो जो हमारी कॉस्ट है उनको हमें ओवरऑल रिड्यूस करना होता है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट मतलब ये है कि कोई कोई प्रोडक्ट आपका 10 रुपए में बिक रहा है और उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो आपकी 8 रुपए आ रही है लागत। ठीक है, तो आपको 2 रुपए का प्रॉफिट इसमें मिल रहा है। बट अगर आपकी इन्वेंट्री ज्यादा है तो यानी कि जो आपकी कॉस्ट है ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट बढ़ के आपकी हो जाएगी 12 रुपए और आप बेच रहे हो 10 में, तो यानी 2 रुपए का फिर जो प्रॉफिट था वो आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इन्वेंट्री कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। आपको ये बहुत अच्छे समझना है। प्लस पॉइंट क्या है, जो हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी तक, क्यूइंग, इन्वेंट्री और सीपीएम, ये सारे टॉपिक आपके गेट में भी आते हैं। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट वगैरह की, तो उनको एक हल्का सा यहाँ पे एक फाउंडेशन इनका बेस बन जाएगा, तो उस पर जाके आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ने हैं आपको। सारे नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं क्लासरूम में आपके, आप वहां से भी देख सकते हो। लेक्चर डाल रखे हैं तो आप वहां से भी कोई डाउट हो तो क्लियर आपका हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का भाई। देख ले कितने बच्चे आगे क्लास में एक बार। ठीक है, वही 3 बच्चे हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री। तो जो हमारी डेफिनेशन बन के आती है वो निकल के आती है, द टर्म इन्वेंट्री मीन्स द वैल्यू ऑफ मटीरियल और रिसोर्स ऑन हैंड। ठीक है ना, मटेरियल और रिसोर्स, रिसोर्स भी हमारा इन्वेंट्री में ही आता है। ठीक है, ऑन हैंड यानी कि जो हमारे हाथ में, जो हमारे सामने है, राइट। फिर मैंने क्या बोला आपसे, इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस यानी कि जिसे मैं बोलता हूं सेमी फिनिश्ड, एक होते हैं फिनिश्ड एक होते हैं सेमी फिनिश्ड, यानी जिस पे काम आधा चल रहा होता है उसे बोलते हैं हम लोग सेमी फिनिश्ड। और फिनिश्ड गुड्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, यानी कि ये हमारी जो ब्रॉड डेफिनेशन बन के आ गई, इसमें हमारे सारे पार्ट्स इंक्लूड हो गए। पहली चीज रॉ मटेरियल हो गए, रिसोर्स हो गया, जो हमारे हाथ में है, जो हमारे सामने है, मतलब जिनको मैं जब चाहूँ यूज कर सकता हूँ। मतलब ये है, ऐसा नहीं कि मेरा एक गोदाम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, वहां पर रखा है तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे प्रोडक्ट वो चाहिए जो मैं तुरंत हाथ के हाथ यूज कर सकूं, मुझे चाहिए तो मैं तुरंत जाऊं और उसको यूज करना स्टार्ट कर दूं, वो मेरे लिए यूजफुल है। इंक्लूड्स क्या करता है ये, इंक्लूड्स करता है ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं WIP, या फिर सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये सब जो है हमारे, ये आते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो आई थिंक अब इन्वेंट्री वर्ड पूरा दिमाग में सेट हो गया होगा कि मतलब क्या इन्वेंट्री का है, इससे कभी आप आगे कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, Yes. आगे बढ़े। तो अब नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग, वो बात करते हैं हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल की। इस बात होगी इन्वेंट्री की, अब बात करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की। तो इसे कंट्रोल कैसे करते हैं देखते हैं भाई। इन्वेंट्री कंट्रोल इज ए प्रोसेस by which inventory is measured and regulated according to predetermined
नॉर्म्स सच एज इकोनॉमिक लॉट साइज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। इकोनॉमिक लॉट साइज फॉर ऑर्डर और प्रोडक्शन, सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और ऑर्डर लेवल एटसेट्रा। यानी कि जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनकी हेल्प से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको अगर एग्जांपल दूं मैं शुगर का, ये थोड़ा इजी रहता है इसलिए मैं इसको एग्जांपल लेता हूं। तो शुगर क्या है, मुझे पता है कि मेरे घर में कितनी खपत है, भाई मेरे यहाँ मैक्सिमम लोग चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तो शुगर की कंजम्पशन ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे कम से कम 10 केजी शुगर तो हर हफ्ते या 2 हफ्ते में मुझे चाहिए ही होती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 10 केजी का स्टॉक लेके रख लेता हूँ अपने घर में एक बॉक्स में, तो वो हो गया मेरा इन्वेंट्री। अब इसमें एक टर्म आ रहा है सेफ्टी स्टॉक। अब सेफ्टी स्टॉक ये है कि मतलब वो लेवल जहां पे आपका काम चलता रहेगा, यानी जहां पे आपका प्रोडक्शन रुकेगा नहीं। अगर उस लेवल से आप नीचे पहुंच गए, ठीक है, मान लीजिए ये लेवल आपका 1 केजी का है, तो जब आप 1 केजी के नीचे पहुंच गए तो जाहिर सी बात है आपके पास जो स्टॉक था वो खत्म होने वाला है। यानी कि अब आपने अगर ऑर्डर नहीं दिया इन्वेंट्री का, तो आने वाले टाइम में आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। यानी सेफ्टी स्टॉक इज दैट स्टॉक जहां पे आपको ऑर्डर देना होता है। सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम लेवल एक ही बात है। यानी कि हमें उस लेवल को पहचानना होता है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी इन्वेंट्री को ऑर्डर देते हैं। वो भी में सब लोग आगे बात करेंगे कैसे क्या करते हैं, सब कुछ डिटेल में जाऊंगा, मैं भी बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि सेफ्टी स्टॉक मतलब है क्या। तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल। एक मिनट, बड़ा अच्छी गा रही है, ठीक है, सॉरी। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हमारे हैं ये सारे डिटरमाइन करते हैं या अफेक्ट करते हैं हमारे इन्वेंट्री को, राइट। तो जो हम लोग कोई मॉडल जो हम लोग बनाएंगे अभी आगे चल के, तो सारे मॉडल्स हमारे डिपेंड इन्हीं पे करेंगे, ठीक है, कि हमारा सेफ्टी स्टॉक क्या है, हमारा ऑर्डर टाइम क्या है, लाइट्स, और ये जो वर्ड है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो उसे बोलते हैं ईओक्यू, ये क्या है, मैक्सिमम लेवल क्या है, ऑर्डर लेवल क्या है, टाइम क्या है, एक वही वर्ड आएगा इसमें लीड टाइम। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, इन पे हमारे वेरिएशन के हिसाब से हमारे मॉडल्स बनते जाएंगे जो हमें आगे स्टडी करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल। फिर इसकी एक वेरिएशन और बनती है, इन्वेंट्री कंट्रोल इज अ टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग द साइज ऑफ द इन्वेंट्री at same desired level, keeping in view the best economic interest of an organization। वही बात कह रहा है, घुमा के कह रहा है कि आपको एक मिनिमम लेवल लेके चलना है ऑफ योर रॉ मटेरियल, फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का, जिनसे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी स्मूथली रन होती रहे। मतलब कहने का ये है, ठीक है भाई। तो ये आपकी हो गई टोटल इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। बताओ भाई, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी जो हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो हमारा है टू मीट द अनफोर्सीन फ्यूचर डिमांड ड्यू टू, हमारी फ्यूचर में डिमांड आने वाली है उसको कंसीडर करते हुए अगर हमारे पास इन्वेंट्री होगी तो हम उस ऑर्डर को फुलफिल कर पाएंगे। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो हम लोग उस ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। बॉटम लाइन इसकी ये है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द एवरेज आउट डिमांड। अब ये जो सीजनल और साइक्लिक वेरिएशन है इसका मतलब क्या है भाई, से भी सर्दियों की स्टार्टिंग, सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। यानी उनके पास वो इन्वेंट्री नहीं है,
ठीक है। अभी इन्वेंट्री एक तरह से दोनों चीजें डिपेंड करती है कि अगर आपके पास पुराना माल है तो कस्टमर लेगा नहीं, वो अलग बात है, बट मैं बात कर रहा हूँ इन्वेंट्री की। यानी कि जैसे आपका सीजन चेंज हुआ, आपके पास कुछ तो स्टॉक होना चाहिए दिखाने के लिए, ठीक है ना, कि भाई चलो अभी गर्मियों के बाद सर्दियां आएंगी तो मेरे पास स्वेटर होने चाहिए स्टॉक में, ताकि वो दिखा सको कस्टमर को। आप बात समझ आ रही है? तो ये जो हमारी है सीजनल और साइक्लिक वेरिएशन, इसके हिसाब से हमारी डिमांड भी फ्लक्चुएट होती रहती है। जैसे अभी हम लोग सर्दियों में बात करें तो हम लोग को स्वेटर जैकेट चाहिए, अभी हम लोग हाफ टी शर्ट वगैरह नहीं लेंगे, हम लोग वो कब लेंगे, जो हमारी गर्मियां आएंगी। तो उस हिसाब से हमारी डिमांड भी फ्लक्चुएट होती रहती है। तो इसको हम लोग मेंटेन कैसे करें, कैसे उसको डिमांड को हम लोग सेटिस्फाई करें, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है इनटू दिस इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट है टू मीट द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट टाइमली, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली, स्मूथली, सेटिस्फैक्ट्री। यानी देखो सब कुछ इसमें बोल दिया इसने कि ओवरऑल एम हमारा क्या है, हमारा ओवरऑल एम है कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई करना। आप कितना अच्छा प्रोडक्ट बना लो, सब कुछ कर लो, बट अगर वो कस्टमर के पास टाइमली नहीं पहुंच पा रहा है तो वो सब मेहनत आपकी बेकार है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो भी काम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है कस्टमर के पास टाइमली पहुंच सके, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, ठीक है ना। जब हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो जाहिर सी बात है हमारा प्रॉफिट होगा, हमें उसका रेवेन्यू मिलेगा। अगर हम लोग कितना भी अच्छा काम कर लें, वो हम लोग कस्टमर को पहुंचा ही नहीं पा रहे, टाइम से दे नहीं पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कस्टमर आपके पास लेके किसी और दुकान पे चला जाएगा, किसी और शोरूम पे चला जाएगा, वहां से आपका आइटम परचेज कर लेगा, तो वो आपका लॉस है, ठीक है। उस लॉस को ओवरकम करने के लिए हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है भाई। लास्ट पॉइंट है टू स्मूथन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि सीधी सी बात है, हमारे पास अगर रॉ मटेरियल आता रहेगा प्रोसेस सही तरीके से, तो हमारा प्रोडक्शन भी इफेक्टिवली चलता रहेगा, उसमें कोई हमारा दिक्कत नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है टू फैसिलिटेट द इंटरमिटेंट प्रोडक्शन ऑफ सेवरल प्रोडक्ट ऑन द सेम फैसिलिटी। अब इसका मतलब ये है कि जो आप एक कोई प्रोडक्शन हाउस है, उसमें बहुत सारी आपस में छोटे छोटे वर्कशॉप्स होंगी, वो आपस में होंगी संबंधित। यानी कि जो हमारी ये फर्स्ट वाली है, जब हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट होगा यहाँ से प्रोसेस होगा तो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरह से पूरी एक साइक्लिक चेन है। बट अगर हमारा प्रोडक्शन यहाँ पे रुक जाए, ये मटेरियल हमारे पास नहीं है, तो क्या होगा, हमारी पूरी साइकिल रुक जाएगी, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? तो क्या होगा कि हमारे जो इन्वेंट्री है वो फुलफिल होनी चाहिए, वो प्रॉपर होनी चाहिए, सेम टाइम पे सही जगह पे सही टाइम पे मिल जानी चाहिए हमें, ठीक है। एक आप लोग अभी पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने, JIT पढ़ा है, JIT मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, क्या होती है ये तो बताएगा? तनुज, शिवा, बताओ भाई। पता नहीं है नहीं बता रहे हो? क्या था? ये तो पता होना चाहिए, JIT पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या होता है, राइट प्रोडक्ट एट राइट प्रोडक्ट एट टाइम की, राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे राइट प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये हमारा एक बहुत अच्छा ठीक है, ये JIT पता होना चाहिए आपको। तो जब हमारे पास सही प्रोडक्ट सही समय पे सही जगह मिल जाएगा सही टाइम पे, तो हमारा प्रोडक्शन कभी रुकेगा नहीं, हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छे से चलता रहेगा, ठीक है। चलो करिए, हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक इन्वेंट्री है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इम्प्रूव होगा, ओके। कुछ पॉइंट्स और भी इसमें देखना फटाफट। टू रिड्यूस लॉसेस ड्यू टू चेंज, क्वांटिटी बहुत ज्यादा आपने स्टॉक, तो इसलिए हम लोग चाहिए अपने पास कि उनकी आने वाले टाइम पड़े,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू मीट द टाइम लैग फॉर, सीधी सी बात है कि अगर आपके पास जो आइटम्स हैं उनकी फुलफिल हो रहे हैं रिक्वायर है, तो उनको आप टाइमली बना के मैन्युफैक्चर कर पाओगे और टाइम से वो ट्रांसपोर्ट हो भी जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, टू मीट द टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, ये सब वही चीजें बार रिपीट हो रही है कि हम लोग अगर प्रॉपरली इसको सही से करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो प्रॉपरली सही चलेगा। और अभी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बैलेंस द वेरियस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सच एज ऑर्डर कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो हमें ध्यान होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल करना। ठीक है। यानी इन सब कॉस्ट में हमें एक बैलेंस लेके चलना होता है कि कोई कॉस्ट हमारी कहीं ज्यादा ना हो जाए, हम लोग कहीं ज्यादा ऑर्डर प्लेस ना कर दें, या हमारी जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है कि वो ना बढ़ जाए, जिससे हमारा क्या है ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट है वो कहीं लैग ना करे। नेक्स्ट पॉइंट है टू बैलेंस द स्टॉक आउट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि ये सब चीजों को हम लोग मैनेज करते हैं इन दिस इन्वेंट्री कंट्रोल। Next, to minimize the losses due to deterioration, obsolescence, damage and repair. ये सब चीजें वही हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई आइटम लेके रख लिया और उसकी समय के साथ जो है वैल्यू गिरती है। ठीक है। अगर मैं सिंपली कार की बात करूं तो जो हमारा नया मॉडल है वो अच्छे बिकता है, और रही जो हमारी कोई पुरानी कार है उसकी हमारी वैल्यू कम होती जाती है पर ईयर। अगर आप कार का इंश्योरेंस भी कराओ तो आपकी जो कार की आईडीवी होती है, ठीक है ना, आईडीवी क्या होती है, कार की नेट वैल्यू होती है, तो वो आपकी पर ईयर कुछ परसेंट गिरती जाती है, कम होती जाती है, इसे बोलते हैं हम लोग डेटोरेशन। ठीक है। तो और नेक्स्ट क्या है, ऑब्सोलेंसेस, यानी कि जो हमारी चीजें ऑब्सोलेट हो जाती हैं। यानी कि अब जो आपके मोबाइल हैं, जो पुराने वाले फोन थे, आपकी बात करूं मैं, तो फोन चल रहा है, बट जो हमारे पुराने फोन थे वो क्या हो गया, हमारे ऑब्सोलेंस हो गए। तो अगर किसी बंदे ने बहुत ज्यादा स्टॉक में कर रखा होगा तो क्या हो जाएगा, वो सब हमारा ऑब्सोलेट हो गया, तो वो सब लॉस है ये। तो इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं इनटू दिस इन्वेंट्री कंट्रोल। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, टू स्टेबलाइज द एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव लैब अवर रिलेशन बाय इन्वेंट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड मशीन एफर्ट्स, यानी कि सब कुछ हम लोगों को बढ़िया करना है। आप ऐसा समझ लो कि सब कुछ हमें बैलेंस करके चलनी है। ठीक है। यानी जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो हमारे वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, जो हमारी मशीनें हैं, उन सबको भी हमें आपस में बैलेंस करके चलना होता है कि हम लोगों को जो डिजायर्ड टास्क दिया गया है, जो हमारा ऑर्डर है, वो हम लोग टाइमली उसको फुलफिल कर सके। ठीक है भाई, तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। वैसे मूल्य हम लोगों ने फैक्टर डिस्कस कर लिए हैं, दोबारा से देखते हैं जल्दी से कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल को। तो जो पहला हमारा फैक्टर है वो है हमारा टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का है। ठीक है। यदि जो हम लोग रेगुलर भी प्रोडक्ट रहे हैं वही प्रोडक्ट है, या इसमें हमारे कुछ कोई नया चेंज आ गया, चेंज आ जाएगा, तो हम लोगों को ऑब्वियस सी बात है उस हिसाब से अपना रॉ मटेरियल या पूरी जो हमारी प्रोसेस होती है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। लाइक दिस ऑफ मैन्युफैक्चर, सीधी सी बात है, जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिससे हम लोग उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो हमें अगर चेंज करनी पड़ेगी तो भी हमें टाइम लग जाएगा, हमारा प्रोडक्शन टाइम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम है, कितना प्रोडक्शन करना है हमें। मान लीजिए हमारे पास कैपेसिटी सिर्फ 100 यूनिट्स बनाने है और ऑर्डर हमारे पास आ गया है 1000, बात समझ आ रही है। तो क्या होगा, हमारा जो इन्वेंट्री है वो हमें शॉर्ट पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा, हम लोगों को थोड़ा सा अपना जो भी कुछ है चेंज करना पड़ेगा पूरा प्लान। ठीक है। तो ये तीन फैक्टर हमारे हो गए। पहला हो गया हमारा प्रोडक्ट, टाइप ऑफ सॉरी टाइप ऑफ
क्या हाल है विशाल? बढ़िया भाई बढ़िया। क्या हाल है? बस बढ़िया भाई, हम भी। और ऑस्ट्रेलिया क्या सीन है तेरा? हैं? क्या? ऑस्ट्रेलिया का अब की बार? ऑस्ट्रेलिया का क्या अरे अब की हाँ। बार? ना यार, अब क्या हॉस्टल लेना। ये पीयूटी कैसे देगा? फ्लैट वगैरह पे ले लेंगे यार, रो रहे। मैं भी देखूँ यार, बाहर ही लूंगा। हम्म, अरे भाई, आवाज आ रही है भाई? तनुज, बेटा आवाज आ रही है? तनुज, शिवा, ये बड़ी समस्या गंभीर है ऑनलाइन क्लास में। मैं पढ़ता जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं पीछे अब चले गए हो। बेटा अगर कभी भी चली जाएगा ना स्क्रीन ना आए तो मुझे आप फोन कर दिया करो, ठीक है? ओके, तो ये हमारे कुछ बेनिफिट्स थे, ये हो गए थे कवर हमारे। अब आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ इन्वेंट्री, कि हमारी जो इन्वेंट्री बेसिकली होती है किस पे डिपेंड, किस पे करती है। तो जो हमारे पास डिमांड्स हैं बेसिकली वो दो तरह की होती है। पहली होती है हमारी इंडिपेंडेंट डिमांड, दूसरी होती है हमारी डिपेंडेंट डिमांड। अब यही जो दो फैक्टर्स हमारे हैं यही पूरा डिसाइड करते हैं पूरे इन्वेंट्री मॉडल को, जो कि हमारी है डिपेंडेंट डिमांड। अभी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होती है? अगर मैं बात करूं एक टेबल की, बेटा आवाज आ रही है ना? शोभित, शिवा, तनुज, आ स्क्रीन रही शो है? नहीं हो रही आप? स्क्रीन दिख रही है? नहीं। इसकी इसकी नहीं दिख रही नो है? सर। अरे यार, मुझे फोन कर दिया करो जब स्क्रीन स्क्रीन ना रहे पड़ा करके, बड़ी समस्या गंभीर है ये वाली। आप दिख रही है भाई क्लास? आप या दिख रही फिर है दिख ना? रही? तो अभी तक जो है उन्होंने डिस्कस किया था इन्वेंट्री क्या होती है और उसके बेनिफिट्स क्या थे, क्या फीचर्स थे, क्या अफेक्ट कर रहे थे। अब उसके बाद जो मैंने बात कर रही हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नेचर ऑफ इन्वेंट्री का, कि जो हमारी इन्वेंट्री है उसका नेचर क्या है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी डिमांड है उस पर डिपेंड करता है हमारा अपना इन्वेंट्री मॉडल। अब जो ये डिमांड है हमारे पास, डिमांड दो तरह की आती है, ठीक है? डिपेंडेंट डिमांड और इंडिपेंडेंट डिमांड। तो जो हमारी डिपेंडेंट डिमांड है ये हमारा अफेक्ट करती है इन्वेंट्री को। जो हमारा इन्वेंट्री मॉडल है बेसिकली वो डिमांड पूरा चलता है डिपेंडेंट डिमांड के ऊपर चलता है। अभी डिपेंडेंट डिमांड होती क्या है बेसिकली? डिपेंडेंट डिमांड ये होती है जैसे कोई आपका कोई पार्ट है या कोई सब पार्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट डिमांड। अब डिपेंडेंट कैसी है, मैं बात करूं अगर कोई टेबल की बात करूं, तो टेबल का हम लोग एक सिंपल ऑर्डर देंगे तो उसे बोलेंगे दिस द इंडिपेंडेंट डिमांड, यानी ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है।
बट जो इसके कंपोनेंट हैं टेबल के, ठीक है, वो क्या होंगे भाई, ये हमारी टेबल हो गई, उसके हमारे 4 फोर लेग हो गए, तो ये जो इसके सब पार्ट्स हैं, ये इसका टॉप हो गया, इसकी लेग्स हो गई, दीज आर द सब पार्ट्स और असेंबली पार्ट्स। तो इनकी जब डिमांड आएगी तो इन्हें बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट डिमांड। बात समझ आ रही है? या अगर मैं एग्जांपल लूँ कार का, तो अगर मैं पूरी कार का ऑर्डर दे रहा हूँ तो वो क्या आ जाएगी, इंडिपेंडेंट डिमांड, यानी कार किसी पे डिपेंड नहीं हो रही है। बट जो हमारे कार के पार्ट्स हैं, यानी उसकी जो बॉडी है, ठीक है, उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, उसके टायर है, बात समझ आ रही है? तो ये जो बॉडी पार्ट्स हैं, टायर हैं और जो अदर पार्ट्स हैं, वो हो गए हमारे डिपेंडेंट डिमांड। वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ऑन कार। क्लियर है बात? हाँ ना करो भाई। यस सर। समझ ओके दिख रही ना स्क्रीन? ये बड़ा चक्कर हो गया स्क्रीन का भाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट डिमांड, राइट? आई थिंक समझ आ गया होगा डिपेंडेंट डिमांड क्या होती है। तो डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट इज लिंक्ड विद द डिमांड ऑफ अदर प्रोडक्ट, यानी कि जहां पे एक चेन बन रही है वो डिपेंड कर रही है दूसरे प्रोडक्ट पे, तो उसे बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट डिमांड, सच एज कंपोनेंट्स एंड सब असेंबलीज। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, टेबल और चेयर का और कार का। तो जो कार के वेरियस पार्ट्स हैं, वो जो डिमांड आती है हमारी, उसे बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट डिमांड। और जो हमारी कार की डिमांड आ रही है वो जाएगी हमारी इंडिपेंडेंट डिमांड, राइट? नेक्स्ट जो बात हम लोग कर रहे थे अभी, इंडिपेंडेंट डिमांड की, यानी कि डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विसेज अकर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ डिमांड ऑफ फॉर एनी अदर, यानी जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है उसे बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट डिमांड। सच एज फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारी कार हो गई, टेबल हो गई, चेयर हो गई, सर्विस पार्ट्स हो गए, लुब्रिकेंट्स, कटिंग ऑयल, ग्रीस, दीज आर द इंडिपेंडेंट डिमांड, यानी ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इनकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये हमारे इंडिपेंडेंट है, राइट? तो हमारे 2 फैक्टर्स हो गए, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। जो हमारा इन्वेंट्री है वो चलता है हमारा इस मॉडल पे। आगे बढ़ते हैं। द डिपेंडेंसी इज वर्टिकल इफ द, ये 2 चीजें हैं, एक हमारा वर्टिकल आएगा, इसमें हॉरिजॉन्टल आएगा। डिपेंडेंसी इज कॉल्ड वर्टिकल इफ द डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम डिमांड फ्रॉम अनदर प्रोडक्ट, यानी कि अगर हमारा एक ही प्रोडक्ट से हम उसकी डिमांड ले रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं दिस इज द वर्टिकल डिमांड। जैसे कि इंजन ब्लॉक इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड ऑफ कार, यानी कि अगर हमें कार चाहिए होगी तो हमें इंजन ब्लॉक भी चाहिए होगा, यानी कि ये जो हमारी डिपेंडेंट डिमांड है दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिमांड, ठीक है, यानी कि इसी के पार्ट से हम लोगों को जो है एक डिमांड निकल के आ रही है, राइट? दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इज वर्टिकल। वहीं मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल की, तो क्या जाएगा कि जो एक पार्ट उसमें इंक्लूड ना हो, भले ही पार्ट उसी का हो बट उसकी रिक्वायरमेंट सीधी सीधी ना पड़ रही हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग बेसिकली डिपेंडेंसी इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। पढ़ लेते हैं फटाफट। इफ द डिमांड फॉर एन आइटम इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बट रिलेट्स इन अनदर मैनर, दैट इज डिमांड ऑफ सीआई इग्नोर्स हॉरिजॉन्टली डिपेंड्स अपॉन ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल डिपेंडेंसी, ठीक है। क्लियर हो गया डाउट ये भी। अब जो हमारा नेक्स्ट है पॉइंट है वो क्या कर रहा है, ओनली इंडिपेंडेंट डिमांड्स आइटम्स नीड फोरकास्टिंग बिकॉज दैट ऑफ डिपेंडेंट आइटम्स कैन बी डिराइव फ्रॉम द डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंट डिमांड, ठीक है ना। तो जो हमारे इंडिपेंडेंट डिमांड है सिर्फ इनकी हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं, जो हमारे डिमांड प्रोडक्ट्स हैं इनकी हम लोग कभी फोरकास्टिंग नहीं करते, जो हमने अभी पढ़ा था फोरकास्टिंग टेक्निक लास्ट क्लास में, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे करते हैं, सिर्फ जो हमारे इंडिपेंडेंट डिमांड है सिर्फ उसकी हम लोग फोरकास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे तरीके होते हैं, मूविंग एवरेज मेथड है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं फोरकास्टिंग के, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ करते हैं ऑन इंडिपेंडेंट डिमांड को ही हम लोग फोरकास्ट करते हैं। नाउ अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या मतलब अकाउंटिंग है। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा, इन्वेंट्री वैल्यू अकाउंट्स फॉर वेरिंग प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, कंपोनेंट्स, ये बात हम लोग स्टार्टिंग कर चुके हैं। नेक्स्ट, इट कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन इन्वेंट्री फॉर रॉ मटेरियल ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज हाई एंड दैट ऑफ वर्क इन पार्ट इज लेस।
बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट, इन बैच प्रोडक्शन, जॉब शॉप प्रोडक्शन इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल फिनिश इज लेस, WIP इन्वेंट्री इज हाई। अब ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ बार बार, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे आई थिंक। ठीक है, इसे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं, अलग से आपको हिंट कर दे रहा हूँ कि जो हमारे बैच प्रोडक्शन होता है वो हमारा कम होता है एज कम्पेयर टू कंटिन्यूअस इन कम्पेयर टू मास प्रोडक्शन। राइट नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट, यानी कि इन्होंने एक एग्जांपल लिया है इसमें कि जो हमारे अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं उनमें किस तरह की हमारा जो रॉ मटेरियल है, WIP इन्वेंट्री है, फिनिश्ड का कितना कितना प्रोपोर्शन रहता है। तो अगर मैं बात करूँ कैपिटल गुड्स की तो वो रहता है हमारा 60%, WIP रहता है 20%, फिनिश गुड रहता है 20%, लाइक दिस। ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है किस तरह से हमारा वेरिएशन होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है हमारा टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, कौन कौन सी कॉस्ट हमारी जो है वो इन्वॉल्व होती है इनटू दिस इन्वेंट्री मॉडल। ये हमारा बेसिक से स्टार्ट हो रहा है अब यहाँ से। इसके बाद हम बात करेंगे इन्वेंट्री मॉडल की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो कॉस्ट है वो है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग या परचेजिंग कॉस्ट। नंबर 2 इज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एंड थर्ड वन इज द आउट ऑफ स्टॉक या शॉर्टेज कॉस्ट। हम लोग बस आज कॉस्ट देखेंगे, मॉडल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कुछ अदर कॉस्ट भी होती हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो हमारी फर्स्ट कॉस्ट थी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग द आइटम एंड सिक्योरिंग इट्स सप्लाई, यानी कि जो हमारी कॉस्ट है सबसे हमने ऑर्डर किया है और उसको हम सिक्योर भी करेंगे वो हमें टाइमली मिल जाए, उस कॉस्ट को बोलते हैं हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं CO से। ठीक है, ये नोटेशन आपकी बुक्स में अलग अलग वेरी करते हैं, अगर आप अलग बुक्स को फॉलो करोगे तो आपको नोटेशन अलग अलग हो जाएंगे, बट मीनिंग वही है। ठीक है ना, कि जब आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया तो उस ऑर्डर की कॉस्ट कितनी आ रही है, और ये जो आपकी यूनिट होती है ये पर यूनिट आपकी ऑर्डर जो है यूनिट निकल के आती है। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें क्लियर होगा इसका मतलब क्या है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या करता है इंक्लूड। इट इंक्लूड बेसिकली एक्सपेंस फ्रॉम रेजिंग द इंडेंट, नंबर 2 परचेज रिक्वेशन बाय द यूजर डिपार्टमेंट टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, यानी जब से आपने ऑर्डर दिया उसके बाद तक की पूरी कॉस्ट हमारी इसमें इंक्लूड हो जाती है। रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ द मटेरियल, यानी ये सारी चीजें इस ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होती हैं। अगर बहुत डेप्थ में जाओगे तो बहुत चीजें हैं, उससे मतलब नहीं है हमें सिर्फ ये बताना चाहिए कि ऑर्डरिंग कॉस्ट होती क्या है, उसमें करते डिनोट CO से। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉस्ट हमारी है वो है हमारी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमारा सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है इन्वेंट्री कॉस्ट को। अभी होती क्या है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बेसिकली इनकर्ड फॉर होल्डिंग द वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री, यानी जो आप इसको स्टोर करते हो अपने पास, होल्ड करते हो कहीं पे, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एंड मेजर्ड एज द परसेंटेज ऑफ यूनिट कॉस्ट ऑफ एन आइटम, यानी ये हमारी पर यूनिट वाइज कॉस्ट में जो है कंसिडर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 यूनिट हैं तो हमें इस 100 यूनिट के हिसाब से इस कैरिंग कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिए अगर एक यूनिट की कॉस्ट 2 रुपए है तो 100 की जाएगी 200 रुपए हमारी टोटल होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी फॉर द पर्टिकुलर आइटम। राइट, तो ये होगी हमारी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। अब इसमें हम लोग और भी चीजें कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी है वो हमारी हैं ये कॉस्ट, ये भी हमारी इसी में इंक्लूड हो जाती है। नंबर 1 कैपिटल कॉस्ट, नंबर 2 ऑब्सोलेंसेस, डिटोरेशन। ये मैंने आपको अभी पीछे एक्सप्लेन किया था कि ऑब्सोलेंसेस क्या होता है, डिटोरेशन क्या होता है, ये सब मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट टैक्सेस ऑन इन्वेंट्री, इंश्योरेंस कॉस्ट, शॉर्टेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सारे कवर होते हैं इनटू दिस इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ये सारी कॉस्ट को हम लोग कंबाइन देते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग CC करते हैं, CC। ठीक है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इसके अंदर सारी ये हमारी इंक्लूड होती हैं। कई बार हमें इनको बाइफिगरेट कर देते हैं तो हमें इनको सबको ऐड करके देखना होता है इनटू द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए क्लियर कि इन्वेंट्री कॉस्ट बेसिकली है क्या। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट यानी कि जो हम लोग मटेरियल को होल्ड करते हैं, कहीं स्टोर करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इसे मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट भी किया है होल्डिंग को, ताकि आपका फोकस पूरा होल्डिंग पे रहे।
ठीक है। उसके बाद हमारी जो लास्ट कॉस्ट है हमारी, वो है हमारी अदर कैरिंग कॉस्ट। इसमें हमारी अलग अलग आ जाती हैं, तो इनको हम लोग कई बार अलग से डिफाइन भी कर देते हैं। कैपेसिटी कॉस्ट या स्टोरेज स्पेस कॉस्ट, इन्वेंट्री सर्विस कॉस्ट, हैंडलिंग इक्विपमेंट कॉस्ट, इन्वेंट्री रिस्क कॉस्ट। अभी जिसमें स्टोरेज स्पेस कॉस्ट है, यानी ये हमारा चार्ज है उस स्टोर का जहां पे हम लोग इन्वेंट्री को स्टोर कर रहे हैं। अब भले ही आप उसको स्टोर वहां पे कुछ करो चाहे ना करो, आपको वहां पे रेंट देना पड़ता है। ठीक है, जो लोग अपनी गाड़ी वगैरह कहीं पे पार्किंग वहाँ पेड होती है, तो वो पता होगा उनपे, यहाँ पे आप चाहे गाड़ी खड़ी करो चाहे ना करो, आपको वहाँ पे उस मंथ का रेंट देना ही पड़ेगा। तो वो हमारे यहाँ पे ये है स्टोरेज स्पेस कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी जो हमारी कॉस्ट है वो सारी इन्वॉल्व होती हैं इनटू दिस इन्वेंट्री मॉडल, राइट है। उसके बाद ये हमारी एक कॉस्ट और है, आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई ऑर्डर आया और आपके पास वो इन्वेंट्री में मटेरियल नहीं है, तो आप क्या करोगे, जाहिर सी बात है उसको हायर कॉस्ट पे कहीं आसपास से परचेस करोगे, या फिर अगर उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो जो आपका लॉस होगा, भाई सीधी बात है, उसको फुलफिल नहीं कर पाए तो आपका लॉस हो जाएगा, तो वो लॉस है उसको बोलते हैं हम लोग आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट, यानी वो आपका लॉस हो जाएगा। ये देखते हैं क्या क्या है इसमें। इट इज द लॉस विच अकर्स और विच में अकर ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। वही बात जो मैं आपको बता रहा था अभी कि यानी हमारे पास मटेरियल अगर नहीं है तो उसकी वजह से हमें जो लॉस होता है, यानी कि जो हमें नुकसान होता है, उसको बोलते हैं हम लोग आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट। तो दो तरीके हैं, या तो मैं उसको कहीं बाहर से परचेज करूं एट हायर कॉस्ट, तो जाहिर सी बात है मुझे नुकसान पड़ जाएगा, जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरा खत्म हो जाएगा, मुझे उसको लॉस में देना पड़ेगा। या फिर मैं उस ऑर्डर को फुलफिल ही ना करूं तो मेरे को पूरा पूरा वो लॉस झेलना पड़ेगा, उसको मैं बोलता हूं आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होती है इंक्लूड, देख लो फटाफट भाई। पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है ब्रेक डाउन और डिले इन प्रोडक्शन, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन सिस्टम था वो रुक गया, उसमें भी ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, जो आपके प्रोडक्शन अच्छा पर चल रहा है प्रोडक्शन, वो आपका प्रोडक्शन रुक गया। नेक्स्ट, बैक ऑर्डरिंग, यानी कि आप जो ऑर्डर है वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, आप उस ऑर्डर को मतलब कंबाइन नहीं कर पा रहे हो। लॉस्ट सेल, यानी कि आपने बना के रख लिया बट आप उसको सेल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, लूज ऑफ सर्विस टू कस्टमर, यानी कि अगर आपने कस्टमर को सर्विस नहीं दिया, उसको आप प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करा पाए, तो आपको फाइनेंशियल लॉस तो हो ही होगा, बट लॉस ऑफ गुडविल भी होगा। आपका एक नाम खराब होगा मार्केट में कि भाई ये तो मैं टाइम से प्रोडक्ट दे ही नहीं पाते हैं, तो वे गुडविल भी हमारी खराब हो जाती है इनटू द मार्केट। नेक्स्ट, लॉस ड्यू टू लैगिंग बिहाइंड द कंपिटिटर्स। जाहिर सी बात है जब आपकी गुडविल खराब हो जाएगी, आपका प्रॉफिट तो भूल ही जाओ, आपको लॉस होगा, गुडविल पे चली गई, तो जो आपके कंपिटिटर्स हैं वो ग्रो कर जाएंगे। जो आपके दूसरे जो कंपिटिटर हैं, जो आपके मैनेजर कह रहा हूँ, जो आपके साथ में कंपटीशन कर रहे हैं, वो ग्रो करेंगे, उनको वो कस्टमर्स जाके ऑर्डर देंगे और उनसे प्रॉफिट उनको देंगे वो। तो जो जाहिर सी बात है जो प्रॉफिट आपका था वो उनका हो जाएगा, आप उनसे पीछे हो जाओगे। ठीक है भाई, तो ये हमारे कुछ कॉस्ट थी, तो वही सेम रिपीट हो जाएगी। हमारी कैपेसिटी जो मैंने पीछे बताया था उनको डिटेल दे रखा है। ठीक है, तो बस आज के लिए हम लोग उसको यहीं फिनिश कर रहे हैं यहीं पे। ये सब फिर से वही रिपीट हो जाएंगी, फिर से हमारी परचेज प्रोडक्शन कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये हम लोग कल देखेंगे। अब मुझे बताओ जो मैंने अभी तक बताया यहाँ पे, उसमें कोई डाउट है? सारी कॉस्ट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ? अनुराग, शोभित, तनुष, विशाल, सर, यस सर। क्लियर है? तो बस 2 मिनट और देख लो, एक छोटी सी मैं कॉस्ट है ये खत्म कर दूंगा, फिर मैं सीधे कल मॉडल स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना। बस इनकी हेडिंग देख लो फटाफट, क्योंकि काफी हद तक मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है आपको, तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कैपेसिटी कॉस्ट ये होती है कि जो आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम लोग कैपेसिटी कॉस्ट। यानी कि आपने कोई प्लान डाला है तो उसकी कॉस्ट कितना है, 1 लाख आपकी जो कॉस्ट है वो आपने इन्वेस्ट कर दिया एक प्लांट खोलने में, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी कॉस्ट। कितनी आपने उसको मतलब इन्वेस्ट किया है तरफ से। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, आपका सेटअप कॉस्ट भी होती है इंक्लूड, यानी कि जो आपने मशीनें खरीदी हैं उनका जो खर्चा आएगा, उनको इंस्टॉल करने का, सेटअप करने का, वो सब कुछ आपका आ जाता है इनटू दिस कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है
परचेज ऑर्डर, यानी जो मैं आपको बता रहा था कि जो हम लोगों ने परचेज करने के लिए जो खर्चा किया है, ठीक है ना, उसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली परचेज कॉस्ट। ये हमारी चलती है यूनिट वाइज, यानी कि यूनिट में हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, 100 रुपये यूनिट है, 200 रुपये यूनिट है, ये हमारी चलती है पर यूनिट हिसाब से। इसे बोलते हैं हम लोग टोटल परचेज कॉस्ट। नेक्स्ट कैपिटल, जो मैंने आपको बताया कि जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है इनटू द मेकिंग एनी प्रोडक्ट, वो से बोलते हैं हम लोग कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग मतलब ये है कि जो हमारा ये रॉ मटेरियल है या जो सेल्स प्रोडक्ट है उसको फिलफिल करने के लिए जब लोग ऑर्डर देते हैं उसको बोलते हैं बेसिकली लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग और परचेज में बहुत हल्का सा डिफरेंस यही है बस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंस्पेक्शन कॉस्ट, यानी कि जब आपने उस मटेरियल को ऑर्डर कर दिया तो जाहिर सी बात है उसको आपको चेक भी करना पड़ेगा कि जो आपने ऑर्डर दिया है वो वही मटेरियल आपके पास आया है या नहीं आया है, ठीक है। मान लीजिए आपने ऑर्डर किया था एक रेडमी मोबाइल और आपके पास आ रहा है एक साबुन की टिक्की, समझ रहे हो, तो वो नुकसान नहीं होना चाहिए। जो आपने ऑर्डर किया है वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए, तो उसकी आप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चेक करते हो। जाहिर सी बात है जब वो चेक करेंगे बंदा तो वो कुछ कॉस्ट भी होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पेक्शन कॉस्ट, ठीक है। ये भी हमारा एक हिडन कॉस्ट होती है जो हम लोग कहीं पे शो नहीं करते हैं। उसके बाद हमारी ये अकाउंटिंग कॉस्ट है, यानी कि जो हम लोग जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन वाला वर्क होता है उसमें हम लोगों को, जैसे हमारा अकाउंट ऑफिस है तो जो वहाँ पे खर्चा होगा उसको हम लोग जोड़ते हैं इन अकाउंटिंग कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि जो भी हमारा एक्सपेंस इन्वॉल्व हो रहा है फ्रॉम मूविंग प्रोडक्ट और असेट टू डिफरेंट प्लेस, यानी कि जहाँ से हम लोग मूव कर रहे हैं, भेज रहे हैं, शिपिंग चार्जेस बेसिकली बोलते हैं हम लोग, वो होता है हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। ये हमारा फिर से रिपीट हो रहा है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, हम लोग पहले देख चुके हैं क्या होता है। और इसमें हमारी जो है बेसिकली ये सारी कॉस्ट इंक्लूड होती हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, स्टोरेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, प्रोडक्ट इटरेशन, स्पॉलेज, ब्रेकेज, ये सब चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं इनटू द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये शॉर्टेज कॉस्ट भी मैं बता चुका हूँ आपको, रिपीट हो रही है। तो बस यही तक हमें रखना है आज को, कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक जो हमारी कॉस्ट वाला पार्ट है वो पूरा खत्म हो गया आज, ठीक है। जितनी हमारी कॉस्ट थी वो सारी हम लोग डिटेल में आज देख ली कि हर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, राइट, और वो कॉस्ट हमारी कैसे इफेक्ट करती हैं इन्वेंटरी कंट्रोल मॉडल को। आई होप आपको सब कुछ टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे इनके मॉडल्स, ठीक है। वन बाय वन हम लोग एक दो मॉडल करेंगे, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड मॉडल है इनके, फॉर्मूले लर्न करने हम लोगों को, वही फॉर्मूले हमारे यूज होने जैसे हम लोगों ने क्यू मॉडल में किया था, राइट। तो आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो आप, कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हो एनी टाइम, बताओ बेटा। नहीं है तो फिर मैं क्लास को फिनिश करता हूँ, थैंक यू।